वो भी यूज स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर कि जी किसके कितनी पेमेंट आ गई है, किसकी तरफ कितनी रह गई है, किसने कितने अरसे से पेमेंट नहीं दी। आपने उसमें लेवल सेट किया होगा कि जब उसकी पेमेंट इतने लेवल तक पहुंच जाए तो उसको बार बार उससे पूछा जाए, उसकी रिकवरी की जाए, कोई डिफॉल्टर तो नहीं हो रहा। आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये बता देते हैं कि ये बंदा डिफॉल्ट करने लगा है, उसकी एक्टिविटीज ऐसे आ रही हैं, उसका ट्रेंड इस तरह से चल रहा है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर इस तरह से इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स का एक मॉड्यूल बन सकता है। ह्यूमन रिसोर्स का मॉड्यूल क्या करेगा कि आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके बारे में रिकॉर्ड रखेगा कि इसकी कितनी सर्विस हो गई है, इसकी पे कितनी है, इसकी एनुअली जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है वो क्या है, इसको आप प्रमोशन देनी है तो किस तरह से देनी है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट। जैसे अगर आप बैंक की कोई आजकल एग्जांपल लें, बैंक को असल में आजकल मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है कि आप जाते हैं ना किसी बैंक के अंदर, वहाँ पे एक ऑपरेशन मैनेजर बैठा है। जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, कोई नए अकाउंट ओपन हो रहे हैं, वो सारा के सारे आपने कोई बैंक ड्राफ्ट बनाने के ऑपरेशन मैनेजर का काम है। एक और अंदर मैनेजर बैठा होता है जो कि डिपॉजिट करवाता है, यानी कि वो उसका काम ही ये होता है कि लोगों को इस चीज़ पे लेके आना कि वो आपके बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाएं और वहाँ पे पैसे जमा करवाएं। वो उसको एक टारगेट दिया होता है कि आपने इतने मंथ के अंदर इतना इस ब्रांच के बैलेंस को इस लेवल तक लेके जाना। फिर उसके ऊपर एक, ये तो 2 शोबे हो गए, ऑपरेशन है, डिपॉजिट है। और तीसरा होता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग का शोबा ऐसा होता है वो हर एक की रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि जी इसकी क्या कारकर्दगी रही है, जो उसको टारगेट दिए गए थे वो अचीव हुए हैं नहीं हुए। फिर वो सारी की सारी समरी बन के जो है वो हायर अथॉरिटीज को जाती है, उसकी बेस पे वो उनकी प्रमोशन ट्रांसफर ये वो सारा कुछ करके। तो ये इस तरह से डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, उन सारे डिपार्टमेंट्स के भी कोई एप्लीकेशन बड़ी बनाना, उसको जो है वो हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन कह रहे हैं। आप लोगों ने सैप का नाम सुना है? सैप? यस सर। यस सर, नाम सुना हुआ है जी, नाम सुना हुआ है जी। जी यार, आपने सुना है जी सैप का नाम? सर में थोड़ा सा काम भी किया था, मतलब सीखने की कोशिश की थी लेकिन छोड़ दिया था फिर ये कहाँ पे आपने कोशिश की सीखने की? सर इंटरनेट ये यूट्यूब के ऊपर इसके ना लेक्चर्स थे तो वहां पर, और इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ था। यार सैप मतलब कहाँ कि डाउनलोड करने होता के है? सैप तो फ्री नहीं अवेलेबल ही नहीं है। नहीं, मतलब कि इसको ऑनलाइन ना, इसको यूट्यूब पे मैंने सीखने की कोशिश की थी। हाँ हाँ जी उसामा, यूट्यूब पे आप बोल रहे हैं? जी जी सर, मैंने सुना यूट्यूब पे सीखने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, जब ये डिग्री स्टार्ट की थी ना मैंने, तो मैं आपको पता है हमारे एक इसकी टीचर थे। ट्रेनिंग करनी हो तो कितने के पैसे लगते हैं? सर मैं सर यहाँ गाइड पे करता हूँ, मुझे आइडिया। फ्री हो रही है, अब तो फ्री हो रही है, अब कोर्सेज फ्री चल रहे हैं इसके। कहाँ पे? ये सर पाकिस्तान में, नहीं सर सर, ये नहीं नहीं पाकिस्तान में सर, कुछ मैं इसका कर भाई रहा कर हूँ। रहा है, जीरा हाँ का जी भाई सर, कर मैं रहा है। आपको बता देता हूँ, इसकी जो कोर्सेज की जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन जो इस इमरान खान की जो गवर्नमेंट है ना, इन्होंने फ्री कोर्सेज करवाए थे, लेकिन ये एज अ टेस्ट रखा था कि वो जो टेस्ट को क्लियर करेगा वो इसमें एडमिशन ले सकेगा। तो मेरा यस जो सर। भाई है वो सैप का कोर्स कर रहा है, अभी वर्किंग में है। वैसे तो इसकी मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो 6-6 माह का कोर्स करवाती हैं, 1.5-2 लाख रुपया ले लेती हैं उस कोर्सेज का। जैसे यस सर, सीमन ऐसे ही है। सीमंस वाले हैं वो करवाते हैं इसका कोर्स पाकिस्तान के अंदर इस तरह से। तो ये सैप है क्या चीज़? सैप भी जो है ना एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अकाउंट्स का भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, और इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है। इसके अंदर इस तरह की सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इसके अंदर ये भी है कि आप एक फैक्ट्री है जैसे लिवाइज, आप के ये गारमेंट्स यूज करते हैं, वो जो है सैप को यूज कर रहे हैं। लाहौर के अंदर इसके ऑफिस भी हैं। तो अब वो किस तरह से होता है कि उनका देखें, रॉ मटेरियल आता है, कपड़ा आता है, कपड़े से लेके कोई शर्ट बनने तक या कोई भी गारमेंट्स बनने तक वो एक कई स्टेप्स होते हैं जिसमें से वो गुजर के जाती है। तो हर स्टेप पे उसका रिकॉर्ड रखा होता है सैप ने कि ये कपड़ा इस वक्त इतना मटेरियल इस पोजीशन में है, इतना मटेरियल इस पोजीशन में है कि उसकी अभी डाइंग हो रही है, अभी उसकी कटिंग हो गई है, इतने इस प्रोसीजर में इतना जो है वो अभी उसकी सिलाई हो गई है, इतना डिस्पैच हो गया, ये वो सब कुछ।
एक हर पॉइंट के, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं ये टीवी पे नेशनल ज्योग्राफी के बता रहे होते हैं जी गाड़ियां बनने का प्रोसीजर है। अब वो गाड़ी बनती है, उसमें एक बंदा सिर्फ उसके वो नट लगा रहा है, एक बंदा उसके टायर लगा रहा है, एक बंदा जो है उसकी वो कोशिश कर रहा है, एक सीट लगा रहा है, एक का काम है कि उसका डैशबोर्ड को फिट कर दे। अब हर एक बंदे का वहां पे रिकॉर्ड आ रहा है कि इतनी डैशबोर्ड फिट हो गए हैं, इसने किए हैं, और इतने अभी स्टॉक में पड़े हैं। एक एक चीज का उसमें वहां पे रिकॉर्ड रखा जाता है। तो सैप के अंदर इस तरह से चीजें होती हैं। पाकिस्तान में किस डिपार्टमेंट के अंदर सैप यूज हो रहा है? गवर्नमेंट कहीं पे यूज कर रही है सैप? सर इंटरनेशनल कंपनीज कर रही हैं सैप को यूज। नहीं, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यूज कर रही है सैप को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो अकाउंट ऑफिस हैं, अकाउंट ऑफिस अगर आप जानते हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो अकाउंट ऑफिस है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं सबको जहां से पे मिलती है उसको हम अकाउंट ऑफिस कहते हैं। उनके पास सैप सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, अकाउंट बने हुए हैं वहां पे। तो सैप की वो पर मंथ जो है डॉलर्स के अंदर देते हैं, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह लें या पाकिस्तान ने यूजर खरीदे हुए हैं कि हमने इतने यूजर हमें लॉगिन दे दें। वो पर मंथ उनके डॉलर्स के अंदर पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। इस तरह से है जाता है सॉफ्टवेयर। तो पता यहाँ नहीं, मुझे इस गवर्नमेंट का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता था एक दफा बैंक गया था तो बैंक में बात चल रही थी, वो HBL वाले कहते वो सैप यूज करते हैं। नहीं, HPL वाले को तो ASP.NET के अंदर उनकी वेबसाइट तो ASP.NET के अंदर है। इंटरनली शायद उनका कोई सॉफ्टवेयर चल रहा हो, ये मुझे नहीं पता। सही वो है, बात कर रहे थे कि पीछे वो काम सैप पे कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कर सर लें। आज से तकरीबन 4 एक साल पहले ना, जब मैंने इसको शुरू किया था तब इसका मतलब बहुत कम था यूज, पाकिस्तान में बहुत कम थे इसके मतलब इसको ऑपरेट करने वाले। तब इसका कोई अल्टरनेटिव था, उसका नाम नहीं अब जेन में आया, तब वो यूज होता था ज्यादातर इसके बिहाफ पे। ये यूज कोई नहीं करता था, बहुत कम इंडस्ट्री थी, प्राइवेट इंडस्ट्री जो AX इंटरनेशनल कंपनी Dynamics, थी। यस सर, कोई इस तरह का AX नाम तो वो यूज Dynamics. होता था। ठीक है, इस तरह से है। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब तो अभी इनकी भी जो अकाउंट ऑफिस में लोग यूज कर रहे हैं, उनको बहुत थोड़ा यूज करना होता है, छोटा छोटा सा एक काम ही करना होता है, यस बस सर। उनको वो कर रहे हैं उसको। ठीक है जी। सर तो हर कोई ना स्पेसिफिक फील्ड में कर रहा है इसको जी यूज, बिल्कुल स्पेसिफिक इस तरह टास्क के से, लिए बस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो हमारी एंटरप्राइज एप्लीकेशन इज अ बिजनेस एप्लीकेशन ऑब्वियसली, and most people use the term it big business application। तो यानी कि जैसे मैंने अभी ये डिस्कशन की, ये सारी कुछ इसी की चीजें जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं। इसकी जरा ये डेफिनेशन देखें। ये डेफिनेशन है, मैं इसको फॉन्ट इसका साइज बड़ा करता हूँ। जी नजर आ रही है आपको? आप लोगों को नजर आ रही है ये? यस सर, यस हाँ सर। जी। यस सर। यस सर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ये चीज लिखी है कि एक लार्ज सॉफ्टवेयर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस के लिए। कॉम्प्लेक्स इस वजह से कि इसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब देखें ना, सैप की ट्रेनिंग इतनी कॉस्टली क्यों है कि उसकी एक दो चीजें, एक तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता कि आप उस पर बैठ के खुद से ट्राई कर सकते। फिर उसमें चीजें कॉम्प्लेक्स हैं जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग इतनी कॉस्टली है। उसके बाद जो आपके एंटरप्राइज लेवल के मतलब एप्लीकेशन हैं, उनकी इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट के बारे में ये चीज़ लिखी है, जरा इसको पढ़ें। यस सर। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने दो चीज़ें कही हैं कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर टिपिकली डिजाइन टू interface or integrate with other enterprise application used within the organization।
कि एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन दूसरी एंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेशन कैसे होती है कि इसका कुछ रिजल्ट्स वो दूसरे यूज कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर आप देखें कि जो बैंक ये क्रेडिट कार्ड का जो काम होता है उसकी कुछ कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट कार्ड की वैलिडेशन करके देती हैं कि इसका वैलिड है या नहीं है, उसका नंबर को चेक करना, फिर उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन करवा के देना। बैक एंड पे तो असल वो बैंक से ही करवा रहे होते हैं, लेकिन वो सारा बीच का काम खुद करवाते हैं। अब अगर बैंक को कहें कि वो एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन चला रहा है और इधर ये कंपनी भी चला रही है, फिर उनकी आपस में कम्युनिकेशन होनी है, तो वो अपनी एप्लीकेशन को उस एप्लीकेशन के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। फिर दूसरी बात उसमें ये भी कह रहा है कि एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो है वो वैरायटी ऑफ नेटवर्क्स पे चल सकती है, कि इंटरनेट, इंट्रानेट या कॉर्पोरेट नेटवर्क्स जो होते हैं उन पे चल रही होती है। तो उसके अंदर फिर आपकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक हॉट इशू है कि सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए ताकि जो है उसमें से कोई डाटा जो है वो लीक ना हो। ठीक है जी, ये बात हो गई है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये इन हाउस डेवलपमेंट क्या होती है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, ये कह रहे हैं प्रोप्राइटरी एंटरप्राइज एप्स। ये क्या होती हैं? ऐसी एप्लीकेशन जो यूजली डिजाइन एंड डिप्लॉयड इन हाउस बाय स्पेशलाइज्ड आईटी डेवलपमेंट टीम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जैसे अभी एक साहब कह रहे थे कि वो मेडिसिन वाले के हम डेवलप भी करते हैं। कई कंपनी ऐसी होती हैं जो अपनी उन्होंने सॉफ्टवेयर टीम बनाई होती है, वही उस चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक चीज़ें बना रही होती है, जिसको हम इन हाउस डेवलपमेंट कहते हैं। तो इन हाउस डेवलपमेंट के अंदर यही होता है कि ऐसी ऐप भी उन्होंने खुद ही बनाई होती है और खुद ही उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड पार्टी का उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए उसके प्रोप्राइटरी एंटरप्राइज ऐप उसको इस वजह से कह रहे हैं। तो लेकिन वो कह रहा है कि एंटरप्राइज इसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है एप्लीकेशन को, और उसको जो है फिर इन हाउस ला के उसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी हो सकता है। एक आजकल तो वैसे कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा आ रहा है क्लाउड का। क्लाउड आपने कोर्स पढ़ा क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। अभी लास्ट। अच्छा, मैं छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे देता हूँ। देखें, अब दो ये आ गया कि आप इतना महंगा सॉफ्टवेयर क्यों खरीदें। सॉफ्टवेयर होता है, उसका लाइसेंस होता है, या आप अपने लिए क्यों बनाए। अब दौर क्या आ गया, आप ओवर द इंटरनेट एक सॉफ्टवेयर अच्छा सा बना के रख दें, लोग उसको वहां पे यूज करते रहें, वो उनको ऐसे ही लगे कि वो एक अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने शुरू में डिस्कशन में बात की है, आप व्हाट्सएप है, या सॉरी व्हाट्सएप को छोड़ें, जीमेल की वो ऐप है, आपको क्या फील होता है कि आप वेबसाइट पे जाके वहां पे यूज कर रहे हैं? आपको नहीं फील होता। आपको फील हो रहा है कि आप अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे यूज है ना, उस तरह से एक जैसे कि लोकली इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर है, उसको यूज कर रहे हैं। अब बस आपको क्या चाहिए, आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए अगर आपका डाटा की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा। तो आप बजाय इसके कि वो सारा सिस्टम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने यूज करना है डेवलप करवाएं, या आप वो सारा सिस्टम यूज करें, तो आप खरीदें या डेवलप करवाएं, तो बजाय इसके कि आप पड़ा हुआ कोई सॉफ्टवेयर है जो पहले से और वो आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, आप उसको यूज करें। प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी ऐसा सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलता है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। जनरल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट कुछ कस्टमाइज किस्म की रिक्वायरमेंट आ जाए, यानी अपने मुताबिक आप चाह रहे हैं कि चीज़ें चलें, सॉफ्टवेयर हो, तो फिर वहाँ पे आपको फिर ये डेवलप कराना जाता है। तो क्लाउड क्या चीज़ है? क्लाउड सर्वर पड़े हुए हैं ओवर इंटरनेट,
उनका हार्डवेयर है, उनके ऊपर लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, उनको आप यूज कर रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग भी यूज कर रहे हैं, इवन के प्रोसेसिंग भी आप यूज कर रहे हैं। देखिए ना, आप प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं, आप एक वेब एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन पे आपकी सर्वर साइड पे प्रोसेसिंग हुई है, आपको तो जस्ट HTML मिला और HTML के रिजल्ट आपने सिर्फ डिस्प्ले करवाए। इवन के ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, तो आपका जो वेब ब्राउजर है ग्राफ भी नहीं ड्रा करता, क्या करता है, सर्वर ग्राफ ड्रा करके उसकी JPG बना के सिस्टम को आपके जो है ब्राउजर पे सेंड करता है, वो जस्ट उसको डिस्प्ले कर देता है, जो भी जितने भी ये ग्राफ बने होते हैं, मैथमेटिकल ग्राफ जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग भी नहीं है, इतनी भी नहीं प्रोसेसिंग कर, तो ये क्लाइंट को हमने मिनिमाइज कर दिया प्रोसेसिंग के लिहाज से। तो उससे क्या फायदा होगा कि क्लाइंट को की मशीन उसको ऐसी नहीं खरीदनी पड़ेगी कि उसको ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, बस प्रोसेसिंग आपकी इंटरनेट पे हो रही है, वहां पे सर्वर पड़े हैं, उसकी प्रोसेसिंग हुई है, आपको जस्ट रिजल्ट मिल गया, आपने उसको डिस्प्ले कर, ये काम इस तरह से आपका हुआ। तो यहाँ पे यही बातें की जा रही हैं कि आप या अपनी बना लें, वो उसको हम प्रोप्राइटरी एंटरप्राइज ऐप कहते हैं, जो आप इन हाउस डेवलपमेंट करवा के बनाते हैं। उसके बाद है सर इसमें यही होगा कि ऐप खुद ही बनाएंगे या टीम हम बनाएं, ऐप हम खरीद लें, उसके बाद हम उसकी मैनेजमेंट के लिए या कोई अपडेट के लिए एक टीम बना लें, वो भी इसमें आएगा या वो अलग आएगा? प्रोप्राइटरी का मतलब तो यहाँ पे ये आपने अपने लिए वो बनवाई है और खुद बना रहे हैं उसको, ठीक है। जो आपने बनाई थर्ड पार्टी से है, उसमें फिर दो चीजें हैं कि वो ही उसकी मेंटेनेंस वो ही करेगी, थर्ड पार्टी उसकी मेंटेनेंस कर रही है, और उसमें ये भी हो बस थर्ड पार्टी उसकी जो है वो मेंटेनेंस फिर कर रही होती है उसके, ये चीज चाह रही है। उसके बाद है जी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे ये देखें जो अभी मैंने बात की है वो ही सारी की सारी चीज यहाँ पे आ गई, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एप्लीकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर क्या होता है, द एंटरप्राइज एप्लीकेशन इज डिजाइन्ड बाय अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। अब उसको आप खुद नहीं बना रहे, किसी थर्ड पार्टी से, किसी से आपने बनवाया, एंड उसको लीज टू द एंटरप्राइज एज एन वन प्रीमिसेस आर होस्टेड सर्विस। यानी कि वो कह रहा है कि थर्ड पार्टी ने से आपने डिजाइन करवाया और आप उसको मतलब उसका रेंट देंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो रेफर टू एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये टर्म यूज होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप यानी कि सॉफ्टवेयर की सर्विसेज ले रहे हैं। क्या सर्विस, जैसे आप ईमेल की सर्विस ले रहे हैं और भी सॉफ्टवेयर तो उसकी आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से मुराद आप पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी सर्विस ले रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, ये 2008 के अंदर मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था, उस वक्त की कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा था यार मेरे पास एक मशीन है, दो प्रॉब्लम आ रही। एक मशीन है, उसके ऊपर मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और मैंने थोड़ा सा काम करना है और मुझे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरी मशीन भी ऐसी है कि वो उसको चला नहीं सकेगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे फिर वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम तो पायरेटेड यूज कर रहे हैं अगर मैं एक्चुअल में बात करूँ, तो हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कहीं पे पड़ा है, किसी ने अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लिया, उसने लाइसेंस फीस दे दिया। अब आप जब उसको यूज करेंगे, जितने घंटे आपने उसको यूज किया या जितनी आपने उससे काम लिया, जितनी प्रोसेसिंग करवाई है, उसके लिहाज से वो आपसे पेमेंट चार्ज करेगा। आपको ना इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ी है उस सॉफ्टवेयर को, ना आपको उसको खरीदने की जरूरत पड़ी है, आपने जस्ट थोड़ा सा यूज किया और आपने, हो सकता है कि साल में एक दफा जरूरत पड़ी, 2 दफा आपने यूज किया, बस ठीक है, हो गया काम। तो ये चीज जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। अब ये क्लाउड पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी हो रही है और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी हो रही है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि आप प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वो भी उसकी भी आपकी जितनी प्रोसेसिंग हो रही है उसकी पेमेंट आपसे ले ली जाएगी और जितनी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी पेमेंट आपसे ले ली जाएगी। जी
सर जी जी सर मैंने इस वाले से बात की थी, मैं तो आपकी समझ नहीं आ रही है, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप रिपीट करें, इजाजत देता हूँ। रिपीट करें प्लीज। ओके सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यस सर, अब आप क्लियर आ रही है आवाज? जी जी ओके मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें आपने भी बात की कि यहाँ पे आगे को रेंट पे देते हैं, तो अब यहाँ एक दफा सिस्टम पे सॉफ्टवेयर बनवा लिया जिससे बनवाया था, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आगे में रेंट पे दे, अब ये किसी का वायलेशन नहीं हो जाएगी कि हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली या फिर जो जिन्होंने बनाया तो वो एग्रीमेंट वगैरह के अंदर ये कह रहे थे कि आप इसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या इसको रीसेल वगैरह इस तरह का काम वगैरह नहीं कर सकते, नहीं, तो आप ये मेरी इशू बात नहीं सुने होगा? ना, मेरी बात सुने, रीडिस्ट्रीब्यूट तो आपने नहीं किया ना, आपने उनसे लाइसेंस लिया था कि मैंने एक सिस्टम पे इसको चलाना है, लाइसेंस आपका ये था कि एक सिस्टम पे मैंने चलाना है, आपने एक सिस्टम पे इंस्टॉल किया, अब आपका वो सॉफ्टवेयर है, आप मुख्तलिफ लोगों को उसकी एक्सेस दे दिया, आपने सिस्टम एक पे इंस्टॉल है, आपने ये देखे ना, विंडो आप लेते हैं ना, विंडो लेते हैं, Yes, sir. उसकी भी यही आती है कि ये जी उसके साथ जो की मिलती है ना, Yes, उसके sir. साथ लिखा होता है कि 100 यूजर के लिए है, कितने यूजर्स के लिए आप खरीद रहे हैं, उसका मतलब ये है कि एट ए टाइम ये 100 लोग ऑनलाइन हो सकते हैं, मतलब वो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, 100 लोग, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, यही बात है। तो आपने तो एक सिस्टम की लिया है, उसके यानी कि लाइसेंस के एग्रीमेंट के अंदर ये चीज होगी, वायलेशन नहीं है, आपने उससे लिखा है और वो एग्रीमेंट उसी तरह से करेगा आपके साथ कि आप बताएंगे कि मैं किस तरह से यूज करना चाह रहा हूँ, या फिर आपने खुद भी तो अपना भी तो बना सकते हैं आप, मतलब आज आप कोई आइडिया आपके जहन में आया, आपने वो ऐप बना के इंस्टॉल कर दी है, वो लोग उसको यूज कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं, आपने इंटरफेस बेशक वेब का दे दिया है, ये भी तरीका है कि आप कह दें कि जी ये इंटरफेस वेब के जरिए, या आपने कह दिया मेरी ऐप इंस्टॉल कर ले, उसने या तो ऐप इंस्टॉल कर लिए, उसके जरिए वो करना शुरू हो गया, अब असेस आपने देनी है। अब ये भी, ये जो है इस हमारे कोर्स का ये भी एक हिस्सा है कि हमने डिसाइड करना होता है कि हमने क्लाइंट किस किस्म का देना है, देखिए ना, क्लाइंट किस किस्म का देना है, देखें मेरी बात सुनिए, Yes, sir. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो काम आपका जो आप दे रहे हैं फैसिलिटी बहुत कम यूज करना होता है कभी कभी, लेकिन आप दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में से रोज ना किसी न कोई 1 लाख लोगों को जरूरत पड़ जाती है, पूरे वर्ल्ड में से 1 लाख लोगों को जरूरत पड़ जाती है आपकी ऐप की, लेकिन पड़ती साल में 1-2 दफा। अब अगर साल में 1-2 दफा पड़ती है तो आप उसको कहेंगे कि ऐप इंस्टॉल करो, यार वो कहेगा यार साल में 1-2 दफा तो पड़ती है, ऐप क्यों इंस्टॉल करें आप, फिर उसके लिए बेहतर यही है कि आप उसको इंटरफेस दें वेब का, कि वो वेब पेज पे जाए, वहां पे लॉगिन हो, लॉगिन करके जो है वो अपना काम करे, जो उसका काम है वो हो गया, बस ठीक है, उसको ऐप इंस्टॉल ही ना करनी पड़े। ऐप तो हमें देखा, आप जैसे व्हाट्सएप है, अगर व्हाट्सएप का इंटरफेस वेब वाला बना के जाए, ये मेरा ख्याल ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम व्हाट्सएप हर, मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद जो है वो उसको व्हाट्सएप को चेक कर रहे होते हैं, हमारे ये जो चल रहा था उसके अंदर, ठीक है ना बच्चों, तो ये भी हमने डिसाइड करना है। और फिर इसमें ये भी एक और भी बात आती है कि हमने क्लाइंट पे कितना लोड डालना है, एक थिन क्लाइंट होता है, एक थिक क्लाइंट होता है। थिन क्लाइंट जिसके अंदर कम से कम प्रोसेसिंग हो रही हो, हम उसको थिन क्लाइंट कह रहे होते हैं, और ज्यादा प्रोसेसिंग आपकी सर्वर पे हो रही होती है, तो ऐसा क्लाइंट को थिन क्लाइंट कहते हैं, और सर्वर फैट सर्वर उसको कहते हैं। जबकि दूसरे एंड पे ऐसा क्लाइंट जिसके ऊपर प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही थी उसको हम थिक क्लाइंट कहते हैं, वहाँ क्योंकि प्रोसेसिंग ज्यादा। अब देखिए जैसे भी आपकी इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसमें इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, असल में आपकी इमेज अपलोड हो जाती है फॉर यू सर्वर पे, वहां से रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं। अगर आपकी इमेज प्रोसेसिंग का पूरा आपके पास डाउनलोड हो के आपके सिस्टम पे चले, शायद आपका सिस्टम 2 दिन के बाद रिजल्ट दे आपका मोबाइल, लेकिन हो क्या रहा है, आपका इमेज फॉर ही अपलोड हो जाता है, आप जैसे ही लेते हैं वो सर्वर पे चला जाता है, उस सर्वर पे उसकी प्रोसेसिंग होती है और आपको रिजल्ट आ जाता है, मैचिंग हुई है या नहीं हुई है, या जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल गिटहब हमारे पास यही काम कर देता है। जी कौन, सॉरी, जैसे गिटहब हमारे, मैं कह रहा हूँ जैसे गिटहब हमारे पास यही काम कर देता है कि उनके उधर ही हम सर्विस रन कर देते हैं, वहीं पे मेरे रिजल्ट जनरेट हो गया है। हाँ मतलब w3schools.com पे भी ऐसे ही हो रहा है। इसी तरह से जो आपका मैटलैब है सॉफ्टवेयर, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, वो काफ़ी जीबीज के अंदर है, उस पर काम करना हो तो आप उसके ऑनलाइन भी अगर 1-2 कमांड चला के चेक करना चाहें, ऑनलाइन भी चेक हो सकती है।
ठीक है ना। इसी तरह कई चीजें जो है सी का भी करना पड़ सकता है, इसी तरह से वेब के थ्रू आप जो है चला सकते हैं, ये चीजें इस तरह से। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। Yes, sir. मैं आपको ये फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर आज का? कुछ Yes, sir. नई चीज मिली है या अभी रिवाइज हुई है चीजें? क्या ख्याल है? जी सर, बहुत मजा आया, नई चीजें सीखने को Mix मिली रहा है। काफी ज्यादा। जी सर। ठीक है, शाबाश। Interesting है। हाँ जी, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ इंटरेक्टिव सेशन हो, लेकिन अभी भी इंटरेक्टिव के अंदर कुछ लोग जो हैं, ये 1 2 3 4 5 6 लोग जो हैं उन्होंने ज्यादा रहे हैं इंटरेक्टिव, बाकी लोग नहीं रहे हैं। प्लीज जो है सब लोग जो है जागते रहें तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो सर, चलें जी, ओके जी, इंशाल्लाह कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज। ओके अल्लाह सर, हाफिज, अल्लाह याद हाफिज। रखें। अल्लाह हाफिज़। सीआर नोट कर लें चीजें। सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी, 1 मिनट रह गया, पूछ लें यार। सर आप कह रहे थे कि यानी अगर, चले सर मैं कल पूछ लूंगा, कल डिस्कस कर लेंगे। यार जुबान पे यही बात रोकते नहीं है। चले व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ठीक है। ओके सर मैं कल क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज। सर। सर,